कॉल उठाने के बाद लोग हो जाते हैं हिप्नोटाइज और फिर उनका एक्सीडेंट करके उन्हें मार दिया जाता है। तो ऐसा क्या है उस कॉल में जिससे कि लोग फ्रीज हो रहे हैं और क्या है इन सारी हत्याओं के पीछे का राज, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, इसीलिए दोस्तों कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। हम देखते हैं मालिनी नाम की एक लड़की रात को अपना ऑफिस का काम करके अपने घर पर लौटती है। फिर वो फ्रेश अप वगैरह होकर अपने पति को कॉल करती है और उसके साथ रोमांटिक बातें करना शुरू करती है। अब इसी बातों ही बातों में मालिनी की बैग के अंदर एक फोन की रिंग बजने लगती है। जब मालिनी अपना बैग चेक करती है तो उसके अंदर एक कीपैड वाला छोटा सा फोन मौजूद होता है। वो सोचती है कि ये फोन किसका है और ये मेरे बैग में कैसे आया। और जब मालिनी उस फोन को उठाकर हेलो कहती है तो अचानक ही मालिनी स्टैचू बन जाती है। वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसके बाद वो उस फोन को लेकर अपने घर से बाहर निकलती है और सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। मालिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। तभी सामने से एक ट्रक आकर मालिनी को ठोक देता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर मालिनी को पता था कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा है, लेकिन फिर भी मालिनी उस रास्ते से नहीं हटी और अपने होश में ना होने की वजह से बेचारे की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मालिनी का एक्सीडेंट सरवाना नाम का एक बंदा देख लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद सीन सीधा 2021 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ गुंडे विक्रम नाम के एक इंस्पेक्टर को किडनैप करके उसको बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं और वो भी उसे नंगा करके। उसके बाद वो उसे गाड़ी के अंदर डालते हैं और कहीं पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी मौका देकर इंस्पेक्टर विक्रम उन गुंडों के चंगुल से बचकर निकल जाता है। उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए नंगा ही दौड़ने लगता है और हम व्यूवर्स को बताने लगता है कि वो इस तरह से सड़क पर नंगा क्यों दौड़ रहा है और इसके पीछे है एक बहुत ही भयानक केस। और इस तरह से वो हमें इस केस के बारे में बताने लगता है। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले विक्रम ने मालिनी के केस को सॉल्व करने के लिए अपने हाथ में लिया था और वो उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते विक्रम को तो कुछ और ही सच्चाई पता चली। एक्चुअली 2 साल पहले नंदिनी नाम की एक लड़की का भी एक्सीडेंट कुछ इसी तरह हुआ था। नंदिनी और उसका पति अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे, लेकिन एक रात अचानक से नंदिनी को किसी का कॉल आ गया और वो फोन में बातें करते हुए घर से बाहर निकल गई और आज तक वापस नहीं लौटी, यानी कि वो आज तक लापता है। नंदिनी का पति यही आस लगाकर बैठा है कि शायद कभी न कभी उसकी वाइफ उसे जरूर मिलेगी। और इसी तरह से 1 साल पहले डीजीपी के बेटे राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब कि राहुल को भी इसी तरह का कॉल आया था और इसी वजह से वो भी आज तक मिसिंग है। इसीलिए अब इंस्पेक्टर विक्रम सोचने लगता है कि इन तीनों केसेस में हो ना कोई लिंक जरूर है और इसीलिए विक्रम एसपी को कॉल करके इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन बताने लगता है। विक्रम कहता है कि सर मुझे लगता है कि डीजीपी के बेटे राहुल का ऐसे ही किडनैप नहीं हुआ था। पिछले 2 सालों से सेम उसी तरह से कुछ केसेस हमारे पास आए हैं। मालिनी और नंदिनी का, इन दोनों का केस भी सेम टू सेम राहुल की तरह ही है। जैसे कि उन्हें किसी का कॉल आता है और एक का एक्सीडेंट हो गया और 2 जन अभी भी लापता है। और इन तीनों केसेस में विटनेस हुए लोगों ने यही बात कही है कि सड़क पर ये ऐसे चल रहे थे कि जैसे कि इनका दिमाग किसी ने कंट्रोल करके रखा हो। खैर अब विक्रम इसी केस में उलझा रहता है। वो अपना पूरा दिमाग लगाकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत दिनों तक तो वो घर पर भी नहीं जाता और इसीलिए उसकी पत्नी उसे शिकायत भी करती रहती है। दरअसल दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम की पत्नी का नाम है माया और वो विक्रम से हमेशा शिकायत करती रहती है कि वो उसे टाइम ही नहीं देता। खैर उसके बाद हम देखते हैं विक्रम मणि नाम के एक कांस्टेबल को कॉल करके मालिनी के केस में जो आई विटनेस था सरवाना, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाने के लिए कहता है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सरवाना पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां पर आकर वो कांस्टेबल मणि से कहता है कि अरे सर उस लड़की का एक्सीडेंट हुए तो 2 साल हो गए और आप लोग मुझे अभी तक बार बार इंक्वायरी के लिए बुला रहे हो। इस बात पर कांस्टेबल मणि कहता है कि
अरे यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे इंस्पेक्टर साहब इस केस की अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, वो आ ही जाएंगे। तभी हम देखते हैं उस पुलिस स्टेशन में स्टेला नाम की एक स्कूल गर्ल आती है। अब कांस्टेबल मनी उसे देखता है और पूछने लगता है कि बेटा आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है? अब स्टेला घबराते हुए मनी से कहती है कि सर मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, मैं उनसे ही बात करना चाहती हूँ। इसीलिए मनी अब स्टेला को साइड में बिठा देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं विक्रम अपने पुलिस स्टेशन में आ जाता है। सबसे पहले वो सरवाना को अपने केबिन में बुलाता है और दोबारा से 2018 में मालिनी के एक्सीडेंट में क्या हुआ था इसके बारे में पूछने लगता है। सरवाना यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो फिर से बताने लगता है। वो कहता है कि उस रात सरवाना अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के साथ कॉल पर बात कर रहा था। तभी इसके बगल से मालिनी किसी के साथ फोन पर बातें करते हुए सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मालिनी किसी स्टैचू की तरह लग रही थी। वो अजीब सा बर्ताव कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। और जब मालिनी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद कोई अनजान बंदा आकर मालिनी के पास का वो फोन लेकर चला गया। खैर, अब उसके बाद दोस्तों विक्रम स्टेला को अंदर बुलाता है। दरअसल यहाँ पर कुछ दिन पहले स्टेला के भाई जॉन की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। और यहाँ पर स्टेला विक्रम से कहती है कि सर पुलिस वालों ने मेरे भाई की मौत को एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज कर दिया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा कि मेरे भाई जॉन ने बहुत ड्रिंक किया था और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सर जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ, मेरा भाई तो शराब ही नहीं पीता। और मेरे भाई का एक्सीडेंट होने से पहले मैंने भाई के साथ कॉल पर बात की थी। तब तो वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा खासा बात कर रहा था। मुझे लगता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। सर प्लीज आप एक बार फिर से इस केस के बारे में री इन्वेस्टिगेशन करिए। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेला की बातें सुनने के बाद विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस केस के मामले में क्या करे। इसीलिए वो फिलहाल स्टेला को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद विक्रम और एसआई अरुल एक्सीडेंट स्पॉट पर जाने लगते हैं। और इसी दौरान रास्ते में कांस्टेबल मनी विक्रम को कॉल करता है और कहता है कि सर आपसे सुबह सेल्वा नाम का एक बंदा मिलने के लिए आया था, लेकिन बिना आपसे मुलाकात किए वो यहाँ से चला गया। अब ये बात सुनने के बाद विक्रम कहने लगता है कि हो सकता है वो किसी चीज की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया होगा और बाद में उसका इरादा बदल गया होगा, इसीलिए वो चला गया होगा। ठीक है, अगली बार आएगा तो हम देख लेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं विक्रम और अरुल उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जॉन का एक्सीडेंट हुआ था। और जॉन के एक्सीडेंट का आई विटनेस होटल का एक लड़का होता है। अब विक्रम उस लड़के से पूछने लगता है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो लड़का कहता है कि सर जब मैं अपने होटल में काम कर रहा था तब उस बंदे को किसी का कॉल आया। फिर कॉल पिक करने के बाद वो बंदा एक स्टैचू की तरह रोड पर खड़ा हो गया और सड़क के बीचों बीच जाकर चलने लगा। तभी एक लॉरी आई और उस बंदे को ठोक दिया। मैं तो ये नजारा देखकर बहुत डर गया था। अब उसी वक्त एसआई अरुल को एक कॉल आता है और उस कॉल से ये बात पता चलती है कि एसपी के बेटे नरेश को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब ये बात सुनने के बाद विक्रम के तो होश उड़ जाते हैं। फिर विक्रम और अरुल उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नरेश रुका हुआ था। दरअसल नरेश एक बैडमिंटन का प्लेयर होता है और वहां पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि किसी ने भी नरेश को किडनैप होते हुए नहीं देखा। उसके बाद विक्रम अपने एसपी के पास चला जाता है और उसको समझाने लगता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालूंगा। यहाँ इस तरफ अरुल होटल की सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता है और विक्रम को वहाँ पर बुलाता है। तो वो फुटेज देखने के बाद ये बात पता चलती है कि दरअसल नरेश को किसी ने किडनैप नहीं किया है। मतलब कि दूसरे केस के तरह ही नरेश को किसी का कॉल आया था और वो उसी तरह बात करते करते उस होटल से बाहर निकल गया और उसके बाद से ही नरेश मिसिंग हो गया और वो किधर गया ये किसी को भी पता नहीं। तो अब यहाँ पर विक्रम को पक्का यकीन हो जाता है कि ये काम उन्हीं लोगों का है जिन्होंने राहुल को उठाया था। इसीलिए अब विक्रम अपने पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां आकर वो कांस्टेबल से कहता है कि पिछले 3 सालों से जो जो एक्सीडेंट केसेस दर्ज हुए हैं वो सारे फाइल्स मेरे टेबल पर होने चाहिए। फिर क्या था, सारे कांस्टेबल इसी काम में लग जाते हैं। तो पता चलता है कि ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं। उसके बाद जब विक्रम उन केसेस को स्टडी करने लगता है तो तभी विक्रम को ये बात पता चलती है कि एसपी के बेटे नरेश का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन लकीली नरेश बच गया और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। इसीलिए विक्रम तुरंत ही नरेश को मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दोस्तों इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम होता है विनय, जो कि विक्रम का ही दोस्त होता है।
डॉक्टर विनय उसे कहता है कि नरेश को अभी तक होश नहीं आया है। विक्रम उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह नरेश को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके उसे होश में लाओ। नरेश इकलौता ऐसा विक्टिम है जो इस केस में बच गया है। और विक्रम डॉक्टर को मालिनी, नंदिनी, राहुल के केस के बारे में बताने लगता है। और उसी तरह विक्रम 2 कांस्टेबल को उस हॉस्पिटल में ड्यूटी पर लगा देता है। उसके बाद विक्रम और अरुल उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर नरेश का एक्सीडेंट हुआ था। वो वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं और वहां पर फाइनली एक कैमरे में नरेश का एक्सीडेंट कैप्चर हुआ था और उस फुटेज में लॉरी ड्राइवर का चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा था। विक्रम अब उस लॉरी का नंबर सारे पुलिस वालों को भेजकर उस लॉरी को ढूंढने के लिए कहता है और इसीलिए पुलिस वाले जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाकर तलाशी लेने लगते हैं और फाइनली एक चेक पोस्ट पर उन्हें वो ड्राइवर मिल ही जाता है। अब उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं और उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो अपना मुंह खोलने के लिए मंजूर नहीं था, लेकिन फिर विक्रम उसे टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद वो ड्राइवर बताता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो लोग मेरे व्हाट्सएप पर किसी लड़का या लड़की का फोटो भेजकर उसका एक्सीडेंट करने के लिए कहते हैं, तो मैं फोटो देखकर उस तरह से एक्सीडेंट कर देता हूँ और मैं अभी तक उनसे मिला भी नहीं हूँ। एक आदमी का एक्सीडेंट करने के मुझे 20 लाख रुपए मिलते हैं और ये पैसे मुझे मलिक मकटम नाम के एक एरिया के पास जाकर लेने पड़ते हैं। इससे अलावा मुझे और कुछ भी पता नहीं। उसके बाद विक्रम और अरुल मलिक मकटम जाने लगते हैं तो वहाँ पर संदमारी और उसकी गैंग मौजूद होती है। अब यहाँ पर विक्रम संदमारी को गिरफ्तार करने वाला होता है और यहाँ पर आता है पहला ट्विस्ट। विक्रम के साथ जो इंस्पेक्टर अरुल होता है वो विक्रम के सर पर पीछे से वार कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो खुद संगमारी के साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं संदमारी को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा। और अब इसी तरह से संदमारी के लोग विक्रम को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं। इसीलिए अब विक्रम पूछने लगता है कि तुमने ये सब कुछ किसके कहने पर किया, लेकिन संदमारी उसे कुछ भी नहीं बताता और विक्रम को एक सरप्राइज देने लगता है। वो एक टीवी के जरिए विक्रम को उसकी बीबी माया को दिखाने लगता है। जब संदमारी माया को कॉल करता है तो माया फोन पिक कर लेती है। उसके बाद माया भी अचानक फ्रीज हो जाती है। फिर संदमारी माया को ऑर्डर देने लगता है कि तुम ऐसे ही घर के बाहर निकल जाओ और माया वैसा ही करती है और सड़क पर आ जाती है और तभी एक ट्रक आकर माया को ठोक देता है। यहाँ विक्रम के आंखों के सामने उसकी बीबी की मौत हो जाती है। ये देखकर बेचारा विक्रम बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन संदमारी के लोग विक्रम के कपड़े निकालकर उसे मारने पीटने लगते हैं। इस तरह से अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फाइनली विक्रम संदमारी के चंगुल से बचकर बाहर निकल गया था। वो एक जगह पर आकर किसी के कपड़े पहन लेता है और उसके थोड़ी देर बाद विक्रम अपने कांस्टेबल मणि को कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है। फिर वो उसे सारी घटना बताता है और पुलिस स्टेशन जाकर एक फाइल को ढूंढकर एक जगह पर वेट करने के लिए कहता है। उसके बाद वो विनय को बुलाकर उसके साथ हॉस्पिटल चला जाता है नरेश को बचाने के लिए। लेकिन विक्रम आने के थोड़ी देर बाद संदमारी और उसके आदमी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं नरेश को मारने के लिए। ये देखकर विक्रम उस हॉस्पिटल में काम करने वाले जेनिफर को कॉल करके कहता है कि तुम नरेश को आईसीयू रूम से हटाकर कहीं पर ले जाओ। इस तरह से अब संदमारी के लोग विक्रम को ढूंढने लगते हैं और विक्रम वहाँ से इधर उधर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली संदमारी नरेश को पहचान जाता है और उस नर्स जेनिफर का रास्ता रोक लेता है। दरअसल दोस्तों वो जेनिफर प्रेग्नेंट होती है। संदमारी जेनिफर को कहता है कि तुम नरेश को यहीं पर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन जेनिफर ऐसा करने से मना करने लगती है। तभी उसी वक्त संदमारी के पीछे विनय आ जाता है और डॉक्टर विनय धीरे से अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है और उसी सेम टाइम पर विक्रम जेनिफर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर संदमारी को चकमा देते हैं और डॉक्टर विनय संदमारी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद विक्रम कांस्टेबल मणि के पास जाकर उस फाइल के हिसाब से हर एक घर के पास जाकर पूछताछ करने लगता है। यानी कि जिन जिन लोगों के साथ एक्सीडेंट हुआ था उनके घर जाकर विक्रम उनसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। विक्रम सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तभी विक्रम के दिमाग में एक चीज खटकती है। फिर विक्रम अपने हैकर्स के साथ कांटेक्ट करता है और उसे एक नंबर देता है और उसकी डिटेल्स वगैरह हासिल करने के लिए कहता है। मतलब कि पिछले 3 दिनों से ये नंबर किस लोकेशन पर थे, इस फोन नंबर पर किन किन लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ है और क्या क्या मैसेज सेंड किए गए हैं, ये सारी डिटेल्स उसे मैसेज करने के लिए कहता है। लेकिन इसी दरमियान कोई अनजान लोग कांस्टेबल मणि का गला काटकर उसे मार देते हैं और यहाँ पर विक्रम मणि को बचा भी नहीं पाता। तभी उसी वक्त विक्रम को सलवा नाम के एक बंदे का कॉल आता है और ये सलवा और कोई नहीं बल्कि मरी हुई मालिनी का पति होता है।
वो विक्रम को कॉल पर कहने लगता है कि सर मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है। मैं अभी यहाँ बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, आप मुझसे मिलने के लिए आ जाइए। इसीलिए विक्रम तुरंत वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उसे भी कोई अनजान लोग मार देते हैं। ये सब कुछ देखकर विक्रम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके सामने इतने लोगों की मौत हो रही है और वो किसी को भी बचा नहीं पा रहा है। तभी अचानक विक्रम का हैकर विक्रम को कुछ डिटेल्स सेंड करता है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। विक्रम जब उस डिटेल को देखता है तब उसे पता चलता है कि इन सारे कारनामों के पीछे उसके ही फ्रेंड डॉक्टर विनय का हाथ है। यानी कि डॉक्टर विनय ने बहुत बार संदमारी को कांटेक्ट किया था। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत ही डॉक्टर विनय के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर देखता है कि बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां एक बंद कमरे में कैद है। वो सभी लोग नशे में थे और उन्हें होश भी नहीं था। उसके बाद विक्रम विनय के पास जाता है और गुस्से से उसे पूछता है कि तुमने आखिर ये सब कुछ किस लिए किया, इन मासूम लोगों की जान क्यों ली। अब यहाँ पर विनय एक और ट्विस्ट बताता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर एसपी और उसका बेटा आते हैं। मतलब कि ये दोनों भी डॉक्टर विनय के साथ मिले हुए हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर इंस्पेक्टर विक्रम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। विक्रम यहाँ पर पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। विनय कहने लगता है कि पैसों के लिए। दरअसल विनय उन लोगों को कोई दवाई देकर उनका माइंड कंट्रोल कर लेता था और उनका एक्सीडेंट करवाने के बाद उनकी बॉडी तो विनय के हॉस्पिटल में ही आती थी। फिर विनय ट्रीटमेंट के नाम पर उनके माँ बाप से बहुत सारी मोटी रकम हासिल करता था और इतना ही नहीं, उनके बॉडी पार्ट्स भी निकाल लेता था। और उन लोगों ने विक्रम की वाइफ माया को इसलिए मारा क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा रेयर था और एक बिजनेसमैन के बेटे की बीमारी दूर करने के लिए उन्हें वो ब्लड चाहिए था। इसलिए उन लोगों ने माया को मार डाला। और यहाँ फार्म हाउस पर जो भी लड़के और लड़कियां कैद थे, ये लोग उनके साथ वैसा ही करने वाले थे। अब ये सारी सच्चाई सुनने के बाद विक्रम विनय को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है और उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डीजीपी आ जाता है। दरअसल दोस्तों विक्रम ने डीजीपी को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद। एक दिन इंस्पेक्टर विक्रम को पता चलता है कि डीजीपी मिसिंग हो गए हैं और उसी वक्त विक्रम को विक्रम नाम का बंदा ही कॉल करता है, जो कि हूबहू उसी की तरह दिखता है। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।